नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी सरकार की दो बैसाखियां हैं। मोदी की दो बैसाखियां हैं। एक चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश और दूसरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार। नीतीश कुमार बीजेपी की मुट्ठी में कैद हैं एक तरीके से। नीतीश कुमार के आसपास जितने भी लोग हैं, उनके करीबी, उनके सिपहसालार, उनके सेनापति, सब के सब नीतीश कुमार से ज्यादा आज की तारीख में अमित शाह के वफादार हैं। अमित शाह के प्रति उनकी निष्ठा ज्यादा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर बार बार सवाल खड़ा होता है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में उन्होंने कुछ ऐसा किसी को उभरने भी नहीं दिया कि वो जा करके अमित शाह या मोदी से डील कर ले नायडू के पीठ के पीछे। नायडू के हाथ से तेलुगु देशम पार्टी को वो अपने शिकंजे में कस ले। तेलुगु देशम पार्टी पर चंद्रबाबू नायडू के अलावा आज की तारीख में किसी का 1% भी स्टेक नहीं लगा हुआ है, न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी का कब्जा है। बीजू जनता दल, नवीन बाबू देखते रह गए, पांडियन ने बंटाधार कर दिया। जेडीयू, नीतीश कुमार देखते रह गए, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, इन लोगों ने बंटाधार कर दिया। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। फिर बड़ा सवाल बार बार राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित, दिल्ली में बैठे तमाम सियासी जानकार बार बार एक सवाल के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो न चाहते हुए भी मोदी से बहुत खुश नहीं है। ये भी इंटरनली कई लोगों ने बताया, लेकिन न चाहते हुए भी मोदी के साथ, एनडीए सरकार के साथ खड़े हैं। वक्फ बिल, मुसलमानों के लिए अपने मैनिफेस्टो में वादा करने वाले चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों की नाराजगी की कीमत पर भी वक्फ बिल के साथ आ जाते हैं, वक्फ बिल पास करवा देते हैं। तो कुछ तो ऐसी होगी, कहते हैं ना कि आखिर पूंछ कहां दबी होगी। आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू मोदी से या शाह से बहुत खुश ना होते हुए भी क्यों इस सरकार से नहीं हट पा रहे हैं, या आगे कुछ ऐसी प्लानिंग है क्या, ये सब समझेंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश के सियासी मामलों को बहुत गहराई से समझने वाले और उस पर पकड़ रखने वाले राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस विषय पर उनके पास बड़ी अच्छी रिसर्च है। स्वागत है आपका राव साहब। राजशेखर राव साहब के पास इस पर बहुत डिटेल रिसर्च है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की सियासत, तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश की सियासत में जगन, नायडू और वो नए वाले कल्याण, इन सब की राजनीति, राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इन सब को धरातल पर रख करके एनालिसिस करते हैं राव साहब। सबसे पहला सवाल, हम आएंगे पूंछ पर बाद में, लेकिन पहला सवाल, क्या चंद्रबाबू नायडू बड़े प्रसन्न हैं क्या ये एनडीए गठबंधन से? मोदी शाह से बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग, बड़ी अच्छी दोस्ती है क्या? जी, बिल्कुल नहीं। चंद्रबाबू नायडू मोदी से 2019 में नाराज होकर बाहर आ गए। फिर बाद में उनको जगनमोहन रेड्डी जीतने के बाद में उनकी ऐसी मजबूरी थी कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना मेरी पार्टी फिर उभर नहीं सकती, उन्होंने समझा। फिर बाद में उन्होंने देखा कि 2023 में उनको जब जेल में डाला गया स्किल डेवलपमेंट स्कैम में, तो उन्हें बीजेपी की सहयोगिता का अहमियत जो है वो समझ में आई। फिर उन्होंने पैचअप करने की कोशिश की और चंद्रबाबू नायडू और मोदी के बीच में पैचअप करने में पवन कल्याण का बड़ा रोल रहा। मोदी नहीं चाहते थे, शाह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन हो, लेकिन किसी न किसी तरह उन्होंने मनाया पवन कल्याण ने, और दोनों के बीच में जो भी आपसी झगड़े थे उनको सुलह करके उन दोनों में फिर से गठबंधन में आने के लिए उन्होंने सहयोग किया पवन कल्याण ने। यानी मजबूरी में आए। जब मजबूरी में आए तो अब कौन सी ऐसी मजबूरी है, मैं यही समझना चाहता था। एक होता है खुशी खुशी आए, राजी से रिश्ता हुआ, राजी से फेरे हुए। अब ये जब जहां पर रिश्ता राजी से हुआ ही नहीं है, मजबूरी का रिश्ता है, तो मजबूरी के रिश्ते में टिकने के लिए भी कोई ना कोई बड़ी मजबूरी होती है।
आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से ये रिश्ता बना और टिका? सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर वो चाहते भी, मोदी से अलग होना चाहते भी, तो किसी और सहारे की जरूरत है। आंध्र प्रदेश में केवल 25 सांसद होते हैं, जिनमें से 16 उनके पास है और 2 पवन कल्याण के पास, मतलब 18 सहयोगी है। अगर वो मोदी से झगड़ा करके बाहर आ जाए तो किसके सहारे आगे जाए? वो तो किसी न किसी नाव में तो उनको सफर करना ही है, चाहे एनडीए का हो नहीं तो यूपीए का हो। खुद का तो इतना सांसद का ये नहीं है उनके पास, मजबूती नहीं है कि अगर मान लीजिए 25-30 अगर सांसद उनके पास होते तो अलग से रौब दिखाते और अलग से अपना रुतबा दिखाते, लेकिन हालात वो नहीं है। तो वो किसी न किसी तरह किसी न किसी के साथ चलना जरूरी हो गया है आंध्र प्रदेश को। और अगर वो देखते हैं कि एनडीए का नाव जो है ना, अभी डूबने वाली नाव दिखाई नहीं देती है, उसमें कोई छेद नहीं है। अगर उसमें छेद भी लग गया और अगर नीतीश बाहर छलांग लगाते हैं, पासवान बाहर छलांग लगाते हैं, तब जाके देखते हैं कि यूपीए का नाव कितना मजबूती से है, वो चलेगा भी या नहीं, वो तय करने के बाद में, मतलब एनडीए का जो नाव है उसमें से बाहर छलांग लगाने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे चंद्रबाबू नायडू। और वो तब तक छलांग नहीं लगाएंगे जब तक उनको यकीन नहीं हो जाए कि अब एनडीए की नैया डूबने वाली है और आगे का जो सफर है हमें यूपीए के नाव में ही तय करना है। जब तक उनको ये यकीन नहीं हो जाता, मतलब अगर 272 का आंकड़ा है, उनको छोड़ के अगर 260, 265 तक यूपीए नहीं दिखाई, जब तक उनको दिखाई नहीं देती, तब तक वो दल बदल नहीं करेंगे। लेकिन उनको ये आपने मन कहा ही मन 260-65 तक दिखता नहीं है, तब तक तो नहीं दल बदल करेंगे। ये बड़ा साफ हो गया, क्योंकि तमाम हम लोग के साथ ही यूट्यूब चैनल पर रोज ये दिखता है कि आज नायडू खेला करेंगे, कल नायडू खेला करेंगे। आपने खेला विराम लगा दिया कि कोई खेला वाला नहीं है। लेकिन उसमें बड़ा सवाल है, आखिर नायडू की ये मजबूरी समझनी जरूरी है ना। आप देखिए, मुसलमानों की नाराजगी ये आसान नहीं है। उन्होंने 4-4.5% आरक्षण का शायद मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए वादा किया, तो मुसलमान उनके लिए इतने जरूरी हैं। उसके बाद दक्षिण के राज्य जितने हैं, दक्षिण के जितने भी राज्य हैं, परिसीमन उनके लिए समझ लीजिए जीवन मरण का प्रश्न है। साउथ के राज्य, साउथ की पॉलिटिक्स ही जो है प्रासंगिकता खो देगी, वो इररिलेवेंट हो जाएगी पूरे देश में, अगर परिसीमन को लेकर के जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि परिसीमन हुआ तो यूपी में सीटें कितनी बढ़ेंगी, बिहार में कितनी बढ़ेंगी, अगर वो वाकई सच हो गया तो परिसीमन के बाद साउथ की भारत के राजनीति में रिलेवेंसी खत्म हो गई, इररिलेवेंट हो जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर केंद्र को पैसा देना है देगी, कोई योजना उसको देना है देगी, नहीं मन है तो नहीं देगी, क्योंकि सरकार को बनाने बिगाड़ने में साउथ की भूमिका खत्म हो जाएगी। लेकिन परिसीमन पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हुए, साथ खड़े हो गए। भाषा, इस देश को राज्यों, जो राज्य बने 1956 में, भाषाई आधार सबसे उसका मूल आधार ही रहा, उसका आंदोलन चला, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन हो। उस भाषा के मामले में जब, और दक्षिण भारतीय राज्यों में तो बड़ी चेतना है भाषा को लेकर के अपनी, वो भाषाई गौरव, भाषाई सम्मान के लिए, अपनी भाषा के सम्मान के लिए तो बड़े आंदोलन हुए हैं साउथ में। स्टालिन लड़ने के लिए खड़े हो गए, स्टालिन ने एक अलायंस तैयार कर दिया, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। चंद्रबाबू नायडू उससे भी दूर हो गए, वहां भी नहीं खड़े हुए। ऐसे ये एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं कि एक होता ना कि अपनी राजनीति को ताक पर रख करके किसी के साथ खड़े हो जाना, कि हम अपना सब कुछ छोड़ देंगे, हम राव साहब के साथ खड़े हैं, हम अपना घर बर्बाद कर देंगे। तो अपना घर बर्बाद करने की कीमत पर अगर मोदी के साथ खड़े हैं चंद्रबाबू नायडू, तो चंद्रबाबू नायडू कहीं कुछ फंसे उसे तो नहीं है कि कोई ऐसा मामला हो, नॉर्मली तो होता ऐसा ही है। ऐसी कोई बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जो है उतने बेवकूफ तो नहीं है। आपने कहा, आपने 2 मुद्दे 3 मुद्दे गिना दिए आपने, परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन की बात आपने कही, और दूसरी बात आपने कही भाषा की। आंध्र प्रदेश का गठन ही मतलब देश में 1956 में जो पुनः नए राज्य बने भाषा के आधार पर, उसका मूल ये तो आंध्र प्रदेश से निकला। पुट्टी श्री रामुलु जी ने
हुँ, 58 दिन अनशन करके आंध्र प्रदेश के वजूद के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। 58 हाँ, दिन मतलब मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा कि अकेला व्यक्ति 58 दिन भूख हड़ताल में अपनी जान दे दे। फिर बाद में जब चेतना आई आंध्र प्रदेश में उनके मृत्यु के उपरांत हुँ, अब उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो जिंदा अपने शरीर में कीड़े देख रहे थे। हुँ, इतनी हालत बुरी थी उनकी। वो हुँ, जिंदा सांस ले रहे थे लेकिन देख रहे थे कि हाथों में से कीड़े निकल रहे हैं। लेकिन फिर हुँ, भी उन्होंने ट्रीटमेंट लेने से मना किया, अनशन तोड़ने से मना किया, कहा कि मेरी जान जाए तो परवाह नहीं, आंध्र प्रदेश का राष्ट्र होना चाहिए, तेलुगु बोलने वाले के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। तो उसके बाद में जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, वो हुँ, जाके 4 हिस्सों में बँटा और हुँ, फिर बाद में गुजरात भी बना, तो आंध्र प्रदेश का ही उसका मूल ये है। हुँ, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की ज़िंदगी की पूंजी जो है, एक प्रोजेक्ट में लगी हुई है, हुँ, अमरावती नामक एक प्रोजेक्ट में लगी हुई है। ओह! हुँ, अमरावती में उनका उतना बड़ा स्टेक है कि उन्होंने ज़िंदगी की अपनी सारी कमाई जो लाके वहाँ पे उसमें प्रोजेक्ट में झोंकी 2014 और 2019 के बीच में। हुँ, और अपने सहयोगियों को, अपने मित्रों को उन्होंने बोला कि हम ऐसा सिटी बनाएँगे, हुँ, ये तो रोम जैसा सिटी बनाएँगे। दुनिया में न जाने कितने-कितने बड़े-बड़े उन्होंने कहा कि हम टोक्यो जैसा बनाएँगे, हमने सिंगापुर जैसा बनाएँगे, हम हुँ, लंदन जैसा बनाएँगे। हर एक दुनिया का हर एक मशहूर सिटी का मॉडल नाम ले लेकर उन्होंने उसकी तुलना अमरावती से की और कहा कि यहाँ पर आप पैसा लगाओ और काफ़ी हुँ, लोगों ने वहाँ पर पैसा लगाया। हुँ, पैसा इसलिए लगाया कि वो डेवलप करने के लिए नहीं, अपने कमाने के लिए। मतलब सरकारी खजाने को जो पैसा जाना था, हुँ, वो अपने खाते में डालने के लिए एक कानून उन्होंने बनाई। हुँ, आपको बता दें कि जैसे दिल्ली लिकर स्कैम का आरोप है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उन्होंने 2022 में एक कानून लेके आए, हुँ, जिसके तहत सरकारी खजाने को जाने वाला पैसा जो है, निजी डिस्ट्रीब्यूटर के जो है, उनके खाते में जाएगा, ऐसा एक कानून लेके आए। और हुँ, सीबीआई और ईडी इसी के आधार पर मतलब जो नया कानून बना, वो कानून बना ही इसलिए है ताकि आप धांधली कर सकते, घोटाला कर सकते। हुँ, आपकी नीयत है, कानून का नीयत है घोटाला करना, सरकारी हुँ, तिजोरी को नुकसान पहुँचाना और उसका जो नुकसान है, उसका मलाई जो है, प्राइवेट लोग खाने के लिए एक उस नीयत से एक कानून बनाई गई दिल्ली लिकर पॉलिसी 2022 और सीबीआई ने ये पाया कि ये नया सरकार ये जो ये कानून है, उसका हुँ, नियत ही घोटाला करने का नियत है, इसलिए उन्होंने जाँच की और वैसे उसमें आधार तो नहीं मिले, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया काफ़ी लोग जेल जा चुके हैं। तो अमरावती भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है। हम अपने हुँ, चैनल में एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए मैं बता दूँ कि एक कानून ऐसा बनाया गया ताकि आप सीधे कानून अगर आपको कैपिटल बनाना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ज़मीन। हुँ, ज़मीन या तो सरकार के पास होती है, नहीं तो आपको क्या करना होगा, आपको किसानों से खरीदना पड़ेगा। हुँ, तो आपने किसानों के पास खरीदने के बजाय आपने क्या किया, किसानों को बोला कि हम आपको इसमें आपको पैसा नहीं देंगे, आपको 25% जो है आपको इसमें ज़मीन दे देंगे। मतलब 1 एकड़ हुँ, में होता है 4840 गज होता है। हुँ, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये हम आपको पैसे के बदले में 1000 गज ज़मीन दे देंगे रेज़िडेंशियल हुँ, और 200 गज का जो है कमर्शियल प्लॉट दे देंगे। हुँ, 1200 गज बनता है और 4800 में ये 1200 गज बनता है 25%। हुँ, 50% में वो बनाएँगे, रोड, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बनाएँगे। फिर हुँ, बाकी सरकार के पास बचा रहता है 25%। हुँ, चंद्रबाबू नायडू लोगों से का ये किसानों से ये कहा कि अगर आप इसमें पैसा लगाएँगे तो आपको बहुत मुनाफ़ा होगा। तो हुँ, चंद्रबाबू नायडू ने अपने प्रोजेक्ट के समर्थन में उन्होंने भूल-चूक हो या अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए ये बोल दिया कि मेरे जैसा शातिर आदमी कोई है ही नहीं। मैं ये ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिससे जो है सरकार को जो ज़मीन बचती है, उसकी हुँ, कीमत जो है 5 लाख करोड़ है।
चंद्रबाबू नायडू हम्म ने कहा कि सरकार का जो जमीन बचती है वो उसकी कीमत जो है 5 लाख करोड़ है और आंध्र प्रदेश के लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगी। आंध्र प्रदेश के जो है ना ग्रोथ के लिए ये 5 लाख करोड़ रुपए कमा के देने वाला प्रोजेक्ट है करके उन्होंने कह दिया। अब हम्म हम आंकड़े देखें तो 25% जा रहा है सरकार को, 25% जा रहा है किसानों को। अगर हम्म सरकार का मुनाफा जो है वो 5 लाख करोड़ है तो किसानों को जो हिस्से में जो 25% जा रहा है वो भी हम्म 5 लाख करोड़ होना चाहिए। हम्म हम्म अगर वो 5 लाख करोड़ है तो 1 एकड़ की कीमत पड़ रही है, मतलब किसान जो एकड़ अपने कैपिटल के लिए दिया है उसके बदले में जो जमीन उनको मिल रही है उनका अब जो वैल्यूएशन अगर लगाया जाए तो हम्म 14.5 करोड़ रुपया बनता है। हम्म तो मतलब अगर किसान एक 10 लाख की जमीन दे दे सरकार को तो बदले में जो है 14.5 करोड़ का प्लॉट उनको मिल रहा है। हम्म ये कह के चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ी भूल कर दी। किसी का ध्यान इस पे नहीं गया, लेकिन मैंने हम्म पकड़ लिया। अगर हम्म 10 लाख का जो है जमीन आप किसानों हम्म से 20 लाख भी दे के खरीद लेते हैं हम्म तो किसान को एक जमीन देने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 इंच की भी जरूरत देने नहीं पड़ती। ये जो हम्म 5 लाख करोड़ है वो सरकार को मिलते हैं, हम्म किसान को जाने के बदले में सरकार को मिलते हैं। और हम्म ये पास किसान जो जमीन जो भी है, ये हम्म 35,000 एकड़ में जमीन जो भी है, जैसे ही ये यहाँ पर कैपिटल का ऐलान हो गया, उसमें से 50 से 60% लोगों ने औने पौने पौने दामों में बेच दिया। पहले वहाँ कीमत थी 10 लाख, किसी ने 15 में बेचा, किसी ने 20 में बेचा, किसी ने 25 में बेचा। 50 से 60% जमीन तो ऐसे ही बिक गई। हाँ, अगर खरीदा चंद्रबाबू किसने? नायडू ऐलान करे बगैर वही 15, 20, 25 लाख एकड़ से वो जमीन सरकार की ओर से खरीदते तो फायदा सरकार को होता। निजी जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उन्हों उनको मौका देने के बजाय अगर सरकार ही वो जमीन खरीद लेती हम्म तो ये 5 लाख करोड़ एकड़ जो किसानों के पल्ले में जाने वाला जो हिस्सा है वो सरकारी खजाने को आए। मतलब ये 5 लाख करोड़, सीधा सीधा समझे तो 5 लाख करोड़ रुपए जो बताया जा रहा है कि किसानों को मिलने जा रहा है, मतलब उस वैल्यू की जमीन, ये 5 लाख करोड़ रुपए किसानों के हिस्से में नहीं जा रहा है, कोई और लोग बिचौलिया इसमें ले जा रहे हैं पैसा। हाँ जी, जी, जिन्होंने ज़मीन औने-पौने दामों में खरीद ली है पहले-पहले, हाँ जिसकी हाँ पहले से नज़र थी और जिसको हाँ पहले से समाचार था कि यहाँ कैपिटल में आने वाला है, उन्होंने हम्म पहले खरीद ली और हम्म जैसे ही वहाँ पर घोषणा हो गई यहाँ पर कैपिटल आना वाना है, तो हम्म जिसके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन थी, उन्होंने तो हम्म गरीब लोग थे। आपको हम्म मालूम है 2 एकड़ से कम ज़मीन किन लोगों को होती है? एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को होती है। तो हाँ उन्होंने कहा कि हमारा तो है 1 आधा एकड़ है, 1 एकड़ उसमें मिलना क्या है, घर बनाना क्या है, प्लॉट बनाना क्या है, पैसा बना के बाहर जाते हैं करके उन्होंने बेच दिया। हम्म और खरीदने वाले कौन थे? बड़े-बड़े, मोटे-मोटे असामियाँ थे जिन्होंने खरीद ली है। 15 में हम्म 15 लाख में किसी ने खरीदा, 15 से 20, 25 या 30 लाख में खरीद लिया। हम्म तो उनको मौका देने के बदले में अगर आप सरकार से ये जमीन उसी कीमत पर खरीद लेते तो फायदा जो है सरकार को होता। हम्म काफी लोग कहते हैं कि ये आप अगर किसान को फायदा हो रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रही है? हम्म लोगों का कहना है कि अगर 10 लाख का जमीन जो किसान ने दिया है, मतलब अगर 60% बाहर लोगों ने खरीद भी लिया तो 40% जो है लोग हैं, अगर उनको हम्म फायदा पहुंचा है तो राजशेखर को क्यों दुख हो रहा है? हम्म जब आप शपथ लेते हैं तो आप कहते हैं कि बिना किसी भय या पक्षपात के आप अपने सत्ता संभालेंगे। हम्म लेकिन अगर कैपिटल वहाँ बन रही है तो वो कैपिटल किसकी बन रही है? वहाँ पे इमारतें किसकी आ रही हैं? सरकारी इमारतें आ रही हैं, मतलब लोगों का धन। वो हम्म एसेट जो है जनता का है। हम्म मतलब इन इन खेतों में अगर जनता के बिल्डिंग या इमारतें नहीं बनती तो उनका जो कीमत है ज्यों का त्यों रहता। हम्म उसके बदले में आप दे रहे हैं 10 लाख के बजाय 20 दे रहे हैं। मान लीजिए 25 भी दे दिया, नहीं भाई चलो 30 भी दे दिया, 3 गुना भी दे दिया, हम्म तो फायदा तो सरकार की वजह से हो रहा है ना। जनता के हम्म जो बिल्डिंग बन रहे हैं उसकी वजह से उस जमीन की कीमत जब बढ़ रही है तो उसका हम्म मुनाफा जो है कुछ हद तक जो किसान ने जमीन दी है उनको थोड़ा दे दें।
दुगना या 3 गुना भी दे दे, मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि 3 गुना दे दे, लेकिन अगर मान भी लीजिए कि आप अगर 3 गुना दे देते तो 10,000 करोड़ में आप जमीन सारा खरीद लेते और 4,90,000 का मुनाफा जो है आपको सरकारी खजाने को देते। आपने तो जब शपथ लिया कि हम बिना किसी भय या पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के सभी को एक नजर से देखेंगे, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका फायदा जो है कुछ लोगों को, मतलब कुछ किसान जो उनकी किसान है, वो जिसने जमीन दी उनको नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, 5 लाख हाँ, इस जी 5 5 लाख लाख करोड़, करोड़ ये 5 लाख करोड़ जो आपने बताया, चलिए इसमें तो बड़ा खेल ये भी है कि 5 लाख करोड़ किसानों के पास नहीं जा रहा है, ये बिचौलियों के पास जा रहा है, जो तमाम लोग जी। आकर के योजना पता था वो खरीद लिया उन्होंने। 60% 70% ऐसे लोग हैं। लेकिन इस 5 लाख करोड़ का जो मामला है, इसको आप स्कैम कह लें या एक जो भी आप, मतलब ये आपके हिसाब से जो भी हो, इस 5 लाख करोड़ का मोदी के समर्थन से क्या कनेक्शन है? अरे भाई, जब केजरीवाल ने जब एक नया कानून लाया जिसके तहत सरकारी खजाने को जाने का पैसा जो है, केजरीवाल अपने अपने लोगों को खिलाने के लिए एक कानून बनाया है, तो चंद्रबाबू नायडू ने तो वही किया है। आपके पास 2013 भूमि अधिग्रहण कानून था, आपने उस कानून का उपयोग करके 10,000 अगर 3,500 करोड़ में पूरा जमीन खरीद सकते थे चंद्रबाबू नायडू। केंद्र सरकार का एक कानून है 2013 में बना, मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया, उसके जो ये कहता है कि आपका सरकारी का जो भी कीमत है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो भी कीमत है, तो उसका 4 गुना आपको भुगतान करके किसान को अगर दे दिया तो किसान ना नहीं कह सकता, उसको तो देना ही देना पड़ेगा। अगर उस कानून का प्रयोग करते तो आपको 3,500 करोड़ में सारा जमीन मिल जाता। तो आप ये नया कानून क्यों लेके आए? 25% किसान को, 25% सरकार को, बाकी जो है सरकारी रोड है, अस्पताल, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए नया कानून क्यों लेके आए? मतलब सरकारी खजाने को जो फायदा है, जो फायदा पहुंचाना है, तो वो जमीन अपने देने में वालों बांट को। दिए। ये आपका कुल मिला के ये एनालिसिस आरोप जो भी हम कहें कि 5 लाख करोड़ रुपए जो सरकारी खजाने को लाभ हो सकता था, और सरकारी खजाने को लाभ का मतलब है कि आंध्र प्रदेश के हर नागरिक को लाभ, सरकारी खजाने का पैसा वो आंध्र प्रदेश के हर नागरिक का वो है। जी तो जी आंध्र प्रदेश के हर नागरिक का हिस्सा वो अपने लोगों में बांटने की पूरी तैयारी कर लिए नायडू जी, यही कुल मिला के उसके है लिए ना, उन्होंने कानून बनाया, कानून बनाया। उस नियत से कानून बनाया। अगर चंद्रबाबू नायडू का, अगर अरविंद केजरीवाल का 664 करोड़ का केस बनता है, तो 5 लाख करोड़ का क्या बनना चाहिए? आप ही देखो। यानी छह- अगर हम मोटा मोटा समझें तो जैसे वो लिकर स्कैम था, ये कैपिटल लैंड स्कैम है। मेरे ख्याल से ये भारत देश का, या हो सकता है दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला ये होना हो रहा है। 5 लाख करोड़ मतलब 5 खरब रुपया, 5 खरब रुपया सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। एक और बात कह दूं आपको, अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाला किया उसके सबूत नहीं है। उसके पास, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपने आरोप लगाया, जांच चल रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो किया उसके सबूत है। चंद्रबाबू नायडू ने 3 दिन पहले एक 5 एकड़ की जमीन में अपना मकान बनाने के लिए उसका शंकुस्थापना की, मतलब उसकी नींव रख दी। 5 एकड़ में, मतलब 5 एकड़ में। अगर वो किसानों को 50 हजार भी, मतलब 5 to 10 50 लाख रुपया भी दे दें या 1 करोड़ भी दे दें, तो उनकी जमीन की कीमत जो है आज उनके हिसाब से 14 करोड़ 70 करोड़ बन रही है। अगर 1 करोड़ भी उन्होंने दे दिया किसानों को, तो उसकी आज की कीमत जो है 70 करोड़ है। अगर वो किसान से खरीदने के बजाय सरकार वो खरीद लेती और चंद्रबाबू नायडू को सरकार से खरीदना पड़ता, तो 70 करोड़ में खरीदना पड़ता। आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा, वो 5 लाख करोड़ की जमीन की वैल्यूएशन भी मैं नहीं बता रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू का ही कहना है कि सरकार के हिस्से में जो जमीन बचती है वो 5 लाख करोड़ बचती है। उसको आप
35,000 से डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिलता है 14.5 करोड़। तो कीमत भी मेरा नहीं है, चंद्रबाबू नायडू का ही कहना है। तो चंद्रबाबू नायडू इसमें साफ साफ साबित कर रहे हैं, अब खुद को साबित कर रहे हैं कि सरकार से अगर वो खरीदते तो 70 करोड़ में उनको जो खरीदना पड़ता वो क्या मात्र 1 करोड़ में खरीद लिया। मतलब उनको 59 करोड़ का जो है सीधा सीधा प्रॉफिट है, जो एक्चुअली सरकार को जानेगा। मतलब ऐसे जिसने अमरावती में जमीन खरीदा है, पवन कल्याण का भी खुद का मकान है, पार्टी का ऑफिस है, जो लोग इसमें जमीन खरीदे हैं और सरकार को जाने का फायदा वो उठाने के, मलाई खाने के चक्कर में जमीन खरीदे हैं, वो सब उसके आरोपी। आपको मजेदार बात एक और बता दो, उसमें जो है ये 35,000 एकड़ में मेरे ख्याल से 3-4 हजार एकड़ असाइन लैंड कहते हैं। असाइन लैंड मतलब आप गरीबों को वो जो बंजर जमीन रहती है उसको दे देते हैं, उनका जो है वो बेच नहीं सकते लेकिन उसमें फसल उगा सकते हैं। हाँ। तो उसको असाइन लैंड कहते हैं, लेकिन जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो वापस ले लेती है। तो वो जमीनें भी प्राइवेट लोगों ने खरीदी, मतलब जिसके ऊपर सरकार का हक था, सरकार का पूरा अधिकार था, वो जमीन भी उन्होंने उस किसान को औने पौने दाम देके हटा दिया और वो जमीन जो है सरकार को लैंड पूलिंग में दिया। मतलब जो है जो प्रॉफिट सरकार का 100% उसका हक था, वो भी खाने के चक्कर में लोग आ गए। तो आपको सीधा म्युनिसिपल जो मिनिस्टर है नारायण नगर के, अगर सीबीआई की जांच पड़ी तो सीधा उसको उठा के जेल में डालना है। पक्के सबूत है आपके सामने। असाइन लैंड जिसने भी लिया है तो सीधा जेल ही जाएगा वो। मतलब अगर हम कुल मिलाकर सीधा कहें तो इसका मतलब नायडू जेल से बचने के लिए मोदी के साथ हैं। भाई आपके आरोप अगर हम तो फिर कोई शक ही नहीं, उसमें कोई शक नहीं है आपको। अगर आज मोदी से मैं कहता हूं मोदी को अपनी सरकार बचानी है, चंद्रबाबू नायडू को मलाई खानी है, ये आपसी तालमेल है। नरेंद्र मोदी को मलाई खाने अपनी सरकार बचाने से मतलब है, चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। अब आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के पास उन्होंने 664 करोड़ के लिए उन्होंने सीबीआई को भेज दिया। आपको 5 लाख करोड़ का नजर नहीं आता, आपके आंख बंद है। और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू जी आप अमरावती प्रोजेक्ट बनाइए, अगर आपको पैसा चाहिए तो हम वर्ल्ड बैंक से, एशिया डेवलपमेंट बैंक से हम खुद गारंटी देकर आपको उसको पैसा दिलवा रहे हैं। मतलब चोरी करने के लिए, घोटाला करने के लिए आप जो है बैंक का लोन मुहैया करवा रहे हैं। तो मेरे को अगर 16 एमपी का सपोर्ट मिल रहा है तो मैं लूटने की खुली छूट देता हूं। अच्छा, एक बात, ये आपने सारे तथ्य आंकड़े जुटाए, सब ये आप की तरफ से जो आरोप लगे, लेकिन विपक्ष में बैठे जगन रेड्डी हैं, जगन को नहीं दिख रहा है ये सब। कोई तो बोले, राजशेखर राव के अलावा कोई क्यों नहीं बोल रहा है? जगन भी नहीं बोल रहे, उनकी भी जुबान बंद है। मैंने सुना नहीं जगन को ये आरोप लगाते हुए। इतना बड़ा मामला आप बता रहे हो। जी, इसमें क्या है, जगन मोहन रेड्डी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने ये अमरावती कैपिटल को उन्होंने निरस्त कर दिया। एक और प्रोजेक्ट लेके आए कि कैपिटल मतलब सेक्रेटेरिएट यानी मंत्रालय, सचिव और असेंबली और हाई कोर्ट तीनों एक जगह नहीं रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3 हिस्सों में बांट देंगे। आंध्र प्रदेश में रहेगी असेंबली, अमरावती में रहेगी असेंबली, विशाखापट्टनम जाएगा सेक्रेटेरिएट यानी मंत्रालय, और रायलसीमा में कर्नूल में जाएगा हाई कोर्ट। तो जैसे ही ऐलान किया, जो 10 लाख का जमीन जो है वो करोड़ों में चला गया था, जगन मोहन रेड्डी आते और ये ऐलान करते ही जो है वो जमीन की कीमत जो है वापस 10 लाख पे आ गई। वापस 10 लाख पे आने से क्या हुआ, वहां घोटाले का कोई गुंजाइश ही नहीं। आपकी कीमत बढ़ेगी तो ही घोटाला होगा ना, जब आपकी कीमत ही नहीं बढ़े तो घोटाले का सवाल ही नहीं है। तो जगन मोहन रेड्डी ने घोटाले का जो है उसका मजा ही निकाल लिया, उसका कोई आसार ही नहीं छोड़ा, घोटाला करने का कोई चांस ही नहीं था। तो चांस ही नहीं तो कहां से वो लगाते। फिर बाद में चंद्रबाबू नायडू आप इस वक्त क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त क्यों नहीं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी अगर कुछ बोले भी
तो हाँ, चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि आपको जनता ने इसीलिए हराया कि आपने आंध्र प्रदेश की कैपिटल को निस्ते-नाबूद कर दिया, इसलिए आपको 11 सीट पे लाके जनता ने आपको सिमटा दिया। तो आपको अभी हाँ, भी उसका तो कुछ सोचना चाहिए। मतलब जहां पर ये बिल्कुल। कैपिटल का ये रीजन है, वहां पर जगनमोहन रेड्डी बड़ी बुरी तरीके से हारे, बहुत हुँ, बुरी तरीके से हारे। मतलब जिसने वहां पर पैसा कमाने का जो भी सोच रहा था, उसका तो निवाला छिन गया। तो इसलिए जगनमोहन रेड्डी सोचा चलो भाई, अगर हम दोबारा इसको उठाते तो आने वाले चुनाव में फिर से इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, शायद इसलिए वो सोच रहे हो। हुँ। चलिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मामला जहाँ दिल्ली के लोग, दिल्ली के पत्रकार या बाकी देश के कोई पत्रकार चंद्रबाबू नायडू क्यों समर्थन दे रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है कि अपने पार्टी के हितों या जो उनका मतदाता उसके हितों को भी नहीं ध्यान दे रहे या दरकिनार कर रहे हैं? उसके पीछे राजशेखर राव साहब ने जो थ्योरी दी है, इस थ्योरी को तो सोचना समझना पड़ेगा ही। ये इस पर उन्होंने पूरा डाटा, आंकड़ा, उनके बयान, चंद्रबाबू नायडू के बयान सब एक कुछ बात बताते हुए उन्होंने रखा है। एक बात और जोड़ दूं, चंद्रबाबू हाँ, नायडू ने वक्फ बिल तो छोड़िए, हुँ, डिलिमिटेशन का छोड़िए, आंध्र हुँ, प्रदेश के जो विभाजन के समय जो वायदे दिए गए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 10 साल का है, हुँ, उसको मोदी ने ठोकर मारा। पोलावरम हुँ, एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो है 7 लाख एकड़ की सिंचाई होनी थी जमीन की। हुँ, उसका हाइट जो है मोदी कम कर दिए 5 मीटर से, और उसका जो है 7 लाख एकड़ से घटकर जो सिंचाई का जमीन का एरिया आ गया है 2 लाख के एकड़ के पास। मतलब जो है उसको एक चौथाई के हद तक लेके आए। मतलब इतना बड़ा धोखा मोदी आंध्र प्रदेश के साथ कर रहे हैं। हुँ, कोई ऐसा नेता नहीं रहेगा, इतना कमजोर नेता नहीं रहेगा कि अपने खुद के स्टेट को इतना धोखा देने वाला, मोदी को सपोर्ट करने वाला कोई और नेता नहीं होगा, जब तक उसको अपनी खुद की मलाई खानी है। चाहे हुँ, आंध्र प्रदेश बर्बाद हो जाए, चाहे हुँ, आंध्र प्रदेश में एक स्टील प्लांट है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, उसके ऊपर हुँ, अडानी की नजर है, उसको प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं मोदी। वो हुँ, प्रोजेक्ट लाने के लिए 36 लोगों ने बलिदान दिया, गोलियां खाई, अपने सीने पे जान दे दिया आपने। हुँ, वो इंदिरा गांधी ने उसको वायदा किया था, किसी कहीं और लेके जा रही थी तो हड़ताल हुआ तो फायरिंग हो गई। तो 36 लोगों की जान जाने के बाद में जो स्टील प्रोजेक्ट आई आंध्र प्रदेश को, उसको अडानी को बेच रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। ऐसे कई मुद्दे हुँ, हैं जिसको ऊपर चंद्रबाबू नायडू मोदी का गर्दन पकड़ने के बजाय चुप है। इसीलिए चुप है कि वो मलाई खा रहे हैं। हुँ। चलिए, ये खुलासा वाक़ई बड़ा गंभीर है। इस पर बाकी जो विश्लेषक हैं, जो नायडू, नीतीश पर सुबह-शाम विश्लेषण करते हैं, उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद राव साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा रिसर्च करके आंध्र प्रदेश के बारे में अवेयर किया और नायडू के बारे में इतनी चीज़ें बताई हैं। अक्सर नायडू के बारे में हम लोग बहुत लिमिटेड जान पाते हैं, उसी में अपना खेला-कूदा, सरकार गिराना, उठाना करते रहते हैं लोग। तो इसलिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार। नमस्कार।